कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा या दीक्षा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका पाठ सत्र है अमरकंटक से डिंडौरी। यह एक यात्रा वृतांत और रुचिकर पाठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, इस पाठ को जानते हैं। बहुत अच्छी जानकारी इसमें है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ उसके तट के जनजीवन की अंतरंग झलक भी मिलती है। अंतरंग यानी आंतरिक। यात्रा वृतांत एक विधा होती है। साहित्य में कई विधाओं में साहित्य लिखा जाता है। जैसे कहानी एक विधा है, गद्य लेखन निबंध एक विधा है। तो उसी प्रकार यात्रा वृतांत, रेखा चित्र एक विधा है। तो उसी प्रकार यात्रा वृतांत भी एक विधा है। तो आइए, जिसमें यात्रा का वर्णन हो, यात्रा का पूरा वृतांत हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छिपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल अर्थात सफ़ेद, और नवजात का अर्थ होता है नवीन, जो तुरंत जिसने जन्म लिया हो, नया जन्म लिया बच्चा, शिशु बच्चा। उज्ज्वल यानी चमकती हुई और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे। उद्गम जहाँ से निकलती हो, उस स्थान को उद्गम स्थान कहते हैं। आज से संगम की ओर चलेंगे। संगम स्थान वह होता है जहाँ पर 2 नदियाँ या 3 नदियाँ मिलती हैं। कोई 2 घंटों में कपिल धारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मावासी यानी परिक्रमा करने वाले लोग यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडौरी निकल जाते हैं। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिल धारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं आता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार। चिरौरी का अर्थ होता है अनुनय विनय करना, यानी बहुत कहने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार ना हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं। वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग, इसी घाटी में से, चाहे जो भी हो। रक्षा करना माँ, एन कपिलधारा के नीचे उतरना संभव नहीं। एन कपिलधारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से बढ़ें। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। जाते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस पर नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़, बीच में गहरी सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तनवंगी का अर्थ होता है पतली। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ी खत्म होने को है, मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेकल भी है। मेकल कहते हैं करधनी को, इसीलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है, सुता पुत्री। मेकल अपनी बिटिया को वन आच्छादित यानी वनों से ढके हुए घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आँखों से
देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोढ़ा पहुँचे। एक स्थान का नाम है। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी, तंग माने छोटी पतली, के घने साल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से बाहर नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती थी। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ हो। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई, अंडे में से बाहर ये यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। उनके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगवाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता, ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम ये सब रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गारका मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भांवरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सभी दसी दसी जो दे रहे थे, दसी दसी यानी 10-10। एक मजे की बात यह भी थी कि ये लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भांवरे लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा माने छोटा प्रपात, बहता हुआ जल जहाँ पर होता है उसे प्रपात कहते हैं। कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छांट कर खोखला बना दिया, मानो नदी में कोठियाँ बनी हों। इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घुघरा या घुघरा यानी प्रपात, घुघर या घुघरा यानी प्रपात। प्रपात को वहाँ की बोलचाल की भाषा में घुघरा कहते हैं। श्रीहीन यानी जिसमें खाली धरती। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर कोई फसल पेड़ पौधे ना हो तो वो धरती श्रीहीन कहलाती। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब है सूरज भी ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आता वही ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला है। इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिलती है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई। यहाँ का एकांत भी मन को छू गया तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर के सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। सहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते। एक के पीछे 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है, साथ में रहता है उसका तोता। पिंजड़े में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, न घर का न घाट का, न कोई आगे न कोई पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी 1 बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती। 3-4 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया। तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कराए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे। खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं। जंगल तो दूर, छाया के लिए पेड़ नहीं।
सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता है। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं, सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी है। यहाँ नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थीं, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी से होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट पे बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा से गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसीलिए रात वहीं रह गए। पाँव फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो। धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलराती है, बिल्कुल वही भाव। उसके नेह को टाल नहीं सका। मैं रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती हैं। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी देर करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है, चूरा खाओ तो मीठा लगता है, इसका दुख न करना। दोपहर को डिंडौरी पहुँचे। डिंडौरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता है, यानी बिना रोक टोक। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जय बोल कर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज बहाव के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते। सधे हुए पांवों से एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते। कैसा रोमांच है इसमें। यह दृश्य मुझे मगन रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडौरी तक की ये यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली। तो ये था आपका पाठ और इसको लिखा है अमृतलाल बेगड़ जी ने। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका इसमें जो पुस्तक में इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण है उसे लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अपने सुझाव भी मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। जय माँ भारती।